सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट चैप्टर वेक्टर्स। वेक्टर्स का एग्जाम में बहुत ज़्यादा वेटेज तो नहीं है, 4 या 5 मार्क्स का होता है और इसमें जनरली एमसीक्यू पूछ लेते हैं, एक दो तो एमसीक्यू पूछ लेते हैं और 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या लेकिन कभी कभी किसी केस में वो सारे उधर से हटा करके और केस बेस्ड भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं 4 नंबर का। इसलिए हम पूरी तरह से ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन एक्चुअली होते हैं, वो छोटे ही हैं, वो एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन होते हैं एक तरह से, तो 4 का हो जाता है, बड़ा क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन वो छोटे छोटे पार्टी होते हैं उसके। तो जनरली वेक्टर में से छोटे क्वेश्चन ही आने की ज़्यादा चांस है। फिर भी कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे भी तैयार करना है जो 2 या 4 मार्क्स के हिसाब से हो, तो एनसीईआरटी भी देखना है और ये कुछ क्वेश्चन प्रीवियस जो बोर्ड के पेपर हैं उनसे मैंने लिए हैं, तो आप दोनों का कॉम्बिनेशन से इसकी तैयारी करें। तो यहाँ सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि वेक्टर्स के जो बेसिक फार्मूले हैं जनरली जो ज़्यादा यूज़ में आते हैं। हमने पूरा डिटेल तो नहीं लिया है, लेकिन हाँ मोस्टली जो कॉमन फार्मूले हैं वही हमने इसमें लिए हैं। सबसे पहले नॉर्मली वेक्टर की बात करें तो वेक्टर आर वेक्टर जनरली होता है AI + BJ + CK। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए √A² + B² + C² यूज़ करते हैं। यूनिट वेक्टर ऑफ ए, किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर के लिए उसको ए कैप से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला होता है ए वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। फिर नेक्स्ट फार्मूला है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, और इसके लिए ऊपर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और नीचे बी का मैग्नीट्यूड आ जाता है, मतलब जिस पर ऑन बी है तो बी का मैग्नीट्यूड डिवाइड में आएगा, और अगर ऑन ए वेक्टर होता है तो मैग्नीट्यूड ए डिवाइड में आता है। नेक्स्ट इज वेक्टर ज्वाइनिंग ए एंड बी। 2 पॉइंट ए और बी को ज्वाइन करने वाला वेक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है सेकेंड पॉइंट, यानी ए बी वेक्टर निकाल रहे हैं तो बी में से ए को माइनस करते हैं। वो पोजीशन वेक्टर भी हो सकता है, कोऑर्डिनेट भी हो सकते हैं, जो भी दिया है। अगर 2 पोजीशन वेक्टर दिए हैं ए और बी के, तो बी के पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन वेक्टर यानी आई जे के फॉर्म में माइनस कर देंगे, या कोऑर्डिनेट भी अगर दिए हैं तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करके आई जे के लगा देंगे। तो ये मैं कोऑर्डिनेट फॉर्म में एग्जांपल दे रहा हूँ, आप इसमें देख सकते हैं। मान लो 2 पॉइंट दे रखे हैं ए और बी अलॉन्ग विद देयर कोऑर्डिनेट्स, और हमें ए बी वेक्टर निकालना है, तो सेकंड पॉइंट में से फर्स्ट माइनस करेंगे। ए बी के लिए बी में से ए को माइनस करेंगे। 1 - 2i 1 - 3j 2 - 4k, तो ये आपको वेक्टर मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट इज वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड m। किसी भी वेक्टर को अगर m मैग्नीट्यूड का वेक्टर में कन्वर्ट करना है, यानी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आपको एक वेक्टर दिया और बोलेंगे कि रिड्यूस दिस वेक्टर इन दिस मैग्नीट्यूड, तो उसके लिए आपको जिस भी मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट करना है उस मैग्नीट्यूड को उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी ए वेक्टर को अगर m मैग्नीट्यूड का बनाना है तो m इंटू वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, ए कैप से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, m इंटू यूनिट वेक्टर। अब इसके एग्जाम्पल के लिए देखिए, यहाँ पे एक वेक्टर दे रखा है 2i - j प्लस, तो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 8 के लिए वेक्टर 2i - j प्लस के का यूनिट वेक्टर निकालेंगे 2i - j प्लस के अपॉन √4 + 1 + 1, और इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वेक्टर 8 मैग्नीट्यूड का बन जाता है। फिर नेक्स्ट है परपेंडिकुलर कंडीशन ऑफ 2 वेक्टर a डॉट b = 0, फर्दर a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0। पैरेलल कंडीशन ऑफ 2 वेक्टर्स a वेक्टर्स m टाइम्स b वेक्टर, या फिर अगर हम इस तरह से देखें तो a1 a2 = b1 / b2 = c1 / c2। वेक्टर का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये बहुत यूजफुल रिजल्ट है। जब भी कभी वेक्टर का स्क्वायर आ रहा हो तो आप उसको मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर में के फॉर्म में लिख सकते हैं। a डॉट बी a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 से निकालते हैं। a क्रॉस b डिटर्मिनेंट से निकालते हैं, जिसमें पहली रो में आई जे के लिखते हैं, दूसरे में a के जो कोफिशिएंट है आई जे के और b वेक्टर के कोफिशिएंट यहाँ लिखते हैं, फिर इसको सॉल्व करने से हमें a क्रॉस b वेक्टर मिलता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज मैग्नीट्यूड a क्रॉस b वेयर a एंड b आर एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अगर 2 साइड हमें पता है पैरेललोग्राम की वेक्टर फॉर्म में, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, तो ये उसका एरिया आ जाता है। और अगर ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो हाफ मैग्नीट्यूड a क्रॉस b वेयर a वेक्टर एंड b वेक्टर आर 2 कॉन्जिक्यूटिव साइड्स ऑफ दैट ट्राइंगल इन द वेक्टर फॉर्म। सो दीज आर सम बेसिक फार्मूले, और इनको आपको लर्न करना है सारे फार्मूले, और इन्हीं पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस होंगे। लेकिन फिर भी एनसीईआरटी को भी एक बार अच्छे से देख लेना है, क्योंकि एनसीईआरटी में से भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो इसके अलावा भी कुछ प्रिपरेशन आपको एनसीईआरटी से भी करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है ए एंड बी आर वेक्टर सच दैट a + b वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड 2a + b वेक्टर परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। ये 2 कंडीशन दे रखी है और हमें प्रूव करना है मैग्नीट्यूड b = √2 टाइम्स मैग्नीट्यूड a। तो इजी क्वेश्चन है। अभी हमने परपेंडिकुलर कंडीशन देखी है, तो पहले हम ये कंडीशन लेके चलेंगे a + b और a परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे, a डॉट a b डॉट a = 0। a डॉट a मतलब वेक्टर a का स्क्वायर, b डॉट a को a डॉट b भी लिख सकते हैं, कम्यूटेटिव होता है, = 0। तो यहाँ से वेक्टर a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड a स्क्वायर, सो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड a स्क्वायर, और ये a डॉट b है। मैंने a डॉट b को इधर रखा और इसको उधर ले गए, ये माइनस में हो गया। आप a डॉट b को उधर ले जाएँ, a डॉट b भी नेगेटिव हो सकता है, लेकिन मैंने उल्टा लिखा है, एक तरह से मैं इसको उधर ले जा रहा हूँ, लेकिन वो लिखा लेफ्ट में। तो अल्टीमेटली a डॉट b = माइनस ऑफ वेक्टर a स्क्वायर होगा, और माइनस ऑफ वेक्टर a स्क्वायर मतलब मैग्नीट्यूड a स्क्वायर। तो एक रिलेशन मिल गया हमें। सिमिलरली सेकंड कंडीशन को लेकर चलेंगे, 2a + b परपेंडिकुलर टू b, तो 2a + b डॉट b = 0। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2a डॉट b प्लस b डॉट b b स्क्वायर = 0। 2a डॉट b = b वेक्टर उधर गया, स्क्वायर है तो मैग्नीट्यूड हो गया,
ए डॉट बी इक्वल टू माइनस मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर बाई 2। दोनों फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो हमें एक रिलेशन मिलेगा माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर बाई 2। 2 को शिफ्ट कर देंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। वेक्टर बी स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट हटेगा तो इधर √2 मैग्नीट्यूड ए आ जाएगा। यही प्रूव करना है हमें। अगला क्वेश्चन है, इसमें एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है आपको, ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, और उसमें ए बी वैक्टर दे रखा है। ए बी वैक्टर इज़ 2i माइनस 4j प्लस 5k, और एक डी बी वैक्टर दे रखा है 3i माइनस 6j प्लस 2k। मतलब ए बी ये वाला वैक्टर दे रखा है और डी बी ये वैक्टर दे रखा है। फाइंड क्या करना है, फाइंड ए डी वैक्टर, हमें ए डी वैक्टर फाइंड करना है, और साथ ही एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी निकालना है। दो चीज़ फाइंड करनी है, तो ए डी वैक्टर और एक एरिया। अब देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, ए डी वैक्टर के लिए हमें कैसे जाना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट रूल फॉलो करेंगे। ए से डी तक का डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होगा, ए से बी और बी से डी। मतलब अगर आपको ए से डी को ज्वाइन करना है, ऐसा वेक्टर निकालना है जो ए को डी से ज्वाइन करे, तो आपको पहले डायरेक्ट ए को डी से ज्वाइन करने के बजाय ए को पहले बी से और बी को डी से ज्वाइन करना पड़ेगा। मतलब ए डी वैक्टर इक्वल टू ए बी वैक्टर प्लस बी डी वैक्टर। इनिशियल पॉइंट ए से हम जाएंगे पहले बी और बी से जाएंगे डी, तो ए डी तक जाने का रास्ता है ए टू बी और बी टू डी। सो ए बी कैन बी रिटन एज ए डी कैन बी रिटन एज ए बी वैक्टर प्लस बी डी वैक्टर। ए डी वैक्टर इक्वल टू ए बी वैक्टर प्लस बी डी वैक्टर। ए बी वैक्टर हमें दे रखा है लेकिन बी डी नहीं दिया, हमें डी बी वैक्टर दिया है, तो हम इसको बी डी को क्या लिख देंगे, माइनस ऑफ डी बी। किसी भी वेक्टर को अगर हम बदलते हैं तो माइनस आ जाता है, तो बी डी वैक्टर का नेगेटिव होता है डी बी, तो माइनस ऑफ डी बी। अब ए बी वैक्टर आपको पीछे दिया हुआ है वो रख देंगे, माइनस डी बी वैक्टर भी दिया हुआ है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये ए डी वैक्टर मिल जाएगा। तो एक तो आंसर ये हो गया। साथ ही हमें एरिया निकालना था, तो एरिया के लिए हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए डी। एक ही पॉइंट से जाने वाले दो साइड ले लेंगे, मतलब ए बी और ए डी कौन सी दो साइड हैं, हमें अगर ये चाहिए तो हमने ये वाली ले ली, ए से जाने वाली एक तो ए बी और ए डी। दीज टू कॉन्जिक्यूटिव साइड्स कैन बी टेकन एज टू कॉन्जिक्यूटिव वेक्टर्स। इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो ए बी क्रॉस ए डी, ए बी वैक्टर क्रॉस ए डी। ए बी वैक्टर ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, ए डी भी हमें पता ही है, तो आई जे के ए बी के कोफिशिएंट लिख लेंगे। ए बी हमने ऊपर निकाला था, ये 2 - 4 5 इसके कोफिशिएंट है, और ए डी वैक्टर जो हमने फाइंड किया था -1 2 3 वो यहाँ आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो एक वेक्टर मिलेगा। हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड 22 का 484, 11 का 121, 0 का 0, तो ये √605 एरिया आ जाएगा पैरेललोग्राम का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ट्राइंगल ए बी सी इज़ गिवन, और इसके ए बी और सी के हमें कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर दे रखे ए बी और सी के। ए के पोजीशन वेक्टर हैं 2i - j + k, बी के हम i - 3j - 5k, सी के पोजीशन वेक्टर हैं 3i - 4j - 4k। मतलब ये कोऑर्डिनेट होते हैं उसी टाइप से पोजीशन वेक्टर होते हैं। पोजीशन वेक्टर में i j के लगा देते हैं, एक तरह से आप कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में देख सकते हैं इनको। आपको तीनों एंगल फाइंड करना है, पूछ रहे हैं फाइंड ऑल एंगल्स। तो सबसे पहले मैं पहला एंगल बता रहा हूँ, इसी तरह से आप बाकी दोनों भी निकाल सकते हैं। एंगल ए निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो कॉन्जिक्यूटिव वेक्टर लेना पड़ेगा। कौन से, ए से जाने वाले ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी वेक्टर लेना पड़ेगा हमें। और जब बी एंगल निकालेंगे तो बी ए और बी सी, मतलब उसी पॉइंट से जाने वाले दो वेक्टर लेना होता है। जो भी एंगल चाहिए उसको इनिशियल पॉइंट मानते हुए दो वेक्टर लेंगे और उनके बीच फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा, क्या यहाँ पे थीटा एंगल ए है तो कॉस एंगल ए इक्वल टू ए बी वैक्टर डॉट ए सी वैक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ए बी मैग्नीट्यूड ए सी। ये फार्मूला होता है किसी भी एंगल को फाइंड करने का, उससे जाने वाले दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अपॉन उनका मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। अब ए बी वैक्टर डॉट ए सी वैक्टर, तो ए बी वैक्टर कैसे निकालेंगे, ए बी के लिए बी में से ए को माइनस कर देंगे और बी में से ए को माइनस करेंगे तो ए बी आ जाएगा। बी यानी i - 3j - 5k में से ये माइनस हो जाएगा, तो i - 2i - 3j + j - 2j -5k - 6k, तो ए बी वैक्टर आ जाएगा। और ए सी वैक्टर के लिए सी में से ए को माइनस करेंगे, 3i - 2i i -4j + j - 3j -4k - 5k, तो ये वैक्टर आ जाएंगे और इनको हम फॉर्मूले में रख देंगे। तो ऊपर ए बी वैक्टर डॉट ए सी वैक्टर जो हमने फाइंड किया, नीचे उनके मैग्नीट्यूड, डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा ऊपर कोफिशिएंट का प्रोडक्ट -1 × -1 -1 -2 × -3 + 6 -6 × -5 + 30, नीचे इसका मैग्नीट्यूड 1 4 36 1 9 25, और इस तरह से ये आ गया √35/√41, क्योंकि ऊपर 35 था नीचे √35 था, तो ऊपर √35 हो जाएगा। अब ये एंगल ए निकाल रहे हैं तो कॉस इधर आके शिफ्ट होकर कॉस इन्वर्स बन जाएगा, क्योंकि ये टेबल वैल्यू नहीं है तो इसलिए इसको इन्वर्स में लिखेंगे। तो जैसे ये एंगल निकाला, इसी तरह से आप बाकी बी एंगल भी निकाल सकते हैं, कॉस बी। कॉस बी, जब बी एंगल निकालेंगे तो बी से जाने वाले दो वेक्टर लेंगे कोई से भी, बी ए और बी सी, बी ए वेक्टर और बी सी वेक्टर। और ये वेक्टर निकालने के लिए ए में से बी को माइनस करके बी ए वेक्टर आ जाएगा, बी सी के लिए सी में से बी को माइनस करेंगे बी सी वेक्टर आएगा। इस फॉर्मूले से एंगल बी मिल जाएगा और सिमिलरली एंगल सी निकाल लेंगे। फिर ये मैंने एक क्वेश्चन पेपर में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में देखा था वेक्टर से,
तो ये क्वेश्चन ये था कि एक टेलीस्कोप लगा हुआ है एक पॉइंट पर ओ यानी ओरिजिन पर एक टेलीस्कोप लगा है और देयर आर 3 स्टार्स, है ना, स्काई स्पेस में स्टार्स दिख रहे हैं, तीन स्टार्स अलग अलग पोजीशन पर हैं, डी ए और वी। डी ए एंड वी आर 3 स्टार्स और उनकी पोजीशन दे रखी है, मतलब उनकी पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं। 2i + 3j + 4k पर एक फिक्स्ड है, दूसरा स्टार जो है वो 7i + 5j + 8k और तीसरा -3i + 7j + 11k पर फिक्स है। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि 3 स्टार्स हैं जिनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 2, 3, 4, है ना, हाइट में ऊपर है, और दूसरा ए स्टार का कोऑर्डिनेट है 7, 5, 8, वी स्टार जो है इसके कोऑर्डिनेट्स है -3, 7, 11। तो ये दे रखे हैं। अब करना क्या है इसमें, फर्स्ट उसमें आपको डिस्टेंस बिटवीन वी एंड ए निकालना है। तो वी और ए के बीच की डिस्टेंस आप चाहें तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे वी ए वेक्टर निकाला और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाला। आप चाहें तो वी ले लो -3, 7, 11 और ए आपका हो जाएगा 7, 5, 8। इनमें मतलब आई जे के हटा दो तो ये कोऑर्डिनेट्स हो गए। दो कोऑर्डिनेट्स बताएं तो डिस्टेंस फार्मूला आपको बताइए, √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर, उससे भी निकाल सकते हैं। हालांकि मैंने इसमें कुछ अलग मेथड यूज़ किया। मैंने वी और ए के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए पहले वी ए वेक्टर निकाल लिया। वी ए वेक्टर कैसे निकाला, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करके ए में पोजीशन वेक्टर ऑफ ए में से पोजीशन वेक्टर ऑफ वी माइनस कर दिया, है ना, वी में से ए को माइनस कर दिया। ये वी है, इसमें से ए को माइनस कर दिया। -3 - 7 - 10 7j - 5j 2j 11k - 8k 3k, ये वेक्टर आ गया 11k - 8k प्लस 3k होना चाहिए यहाँ पे। तो ये वेक्टर आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड मतलब उनके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। अगर कोई वेक्टर निकाल लिया और उसके हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया तो दोनों पॉइंट के को ज्वाइन करने वाली डिस्टेंस ही होती है एक तरह से, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो √100 + 4 + 9 दैट इज़ 113, √113। ये फर्स्ट का आंसर हो गया। फिर सेकंड में वो पूछ रहे हैं यूनिट वेक्टर अलॉन्ग डी ए वेक्टर। डी ए वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। तो डी ए कैप इज इक्वल टू डी ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डी ए। डी ए वेक्टर के लिए ए में से डी को माइनस कर देंगे, ए में से डी को 7 - 2 5i 5j - 3j 2j 8k - 4k + 4k, ये आपको वेक्टर मिल जाएगा डी ए वेक्टर, और यूनिट के लिए इसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। ये सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा डी ए का यूनिट वेक्टर, मतलब डी ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डी ए। फिर तीसरे में एंगल वी डी ए पूछा है। एंगल वी डी ए मतलब वी डी ए, ये वाला एंगल पूछा है। ये एंगल के लिए आप क्या करोगे, डी वी वेक्टर और डी ए वेक्टर ये दो लेंगे हम। तो फॉर्मूला क्या होगा, cos थीटा या cos एंगल वी डी ए इक्वल टू डी वी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड डी ए मैग्नीट्यूड डी वी। ये फार्मूला लगा देंगे, cos एंगल वी डी ए इक्वल टू डी ए वेक्टर डॉट डी वी वेक्टर, है ना, वी डी ए चाहिए, डी पर एंगल बन रहा है तो डी से जाने वाले दो वेक्टर लेंगे, डी वी और डी ए डॉट डी वी अपॉन मैग्नीट्यूड डी ए मैग्नीट्यूड डी वी। अब ये वेक्टर दोनों हमने निकाले हैं, या नहीं निकाले तो आप इसको माइनस करके निकाल लेंगे और नीचे उनका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ऊपर मल्टीप्लाई -25 2 4 8 4 7 28, नीचे मैग्नीट्यूड 25 4 16 25 16 49, और आफ्टर सॉल्विंग यू विल बी गेटिंग दिस वैल्यू। थीटा कॉस शिफ्ट हो जाएगा, cos इनवर्स 11/45√2। अब थर्ड पार्ट या और चॉइस में एक और क्वेश्चन दिया है उन्होंने, प्रोजेक्शन ऑफ डी वी ऑन डी ए पूछा है। डी वी वेक्टर का डी ए वेक्टर पर प्रोजेक्शन, तो इसमें भी हम डी वी डॉट डी ए अपॉन ऑन डी ए है तो डी ए का मैग्नीट्यूड डिवाइड में आएगा। ऊपर डी वी और डी ए वेक्टर हम जो निकालेंगे पहले उन्हीं का डॉट प्रोडक्ट और नीचे डी ए का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो ये प्रोजेक्शन हो जाएगा 4/√45। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। इसमें आपको 3 वेक्टर के मैग्नीट्यूड दे रखे हैं। मैग्नीट्यूड ए 7, मैग्नीट्यूड बी 24, मैग्नीट्यूड सी 25, और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर 0 दिया है और हमें फाइंड करना है ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की वैल्यू। तो जो भी आपको दिया है वो लेके चलेंगे। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया है तो इसको लेके चलेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर हो जाएगा, ए का स्क्वायर वेक्टर बी का स्क्वायर वेक्टर सी का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस 2 बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस 2 सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0। अब तीनों वेक्टर स्क्वायर मैग्नीट्यूड बन जाएंगे। हमने अभी देखा था कि वेक्टर स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड स्क्वायर के इक्वल होता है, तो सब जगह मैग्नीट्यूड लग जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे। अभी तीनों मैग्नीट्यूड दे रखे हैं ना, ये 7 दे रखा है तो 49 हो जाएगा, बी 24 दिया तो इसका स्क्वायर 576 हो जाएगा, सी मैग्नीट्यूड आपको 25 दिया है तो 625 हो जाएगा, और ये तीनों का सम 1250 होगा जो कि राइट साइड में जाके नेगेटिव हो जाएगा और 2 को डिवाइड में भेज देंगे। तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट इक्वल टू -625 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अल्फा बीटा गामा आर 3 एंगल्स मेड बाय अ लाइन विद एक्स वाई जेड एक्सिस, देन वी हैव टू प्रूव साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। ये प्रूव करना है। अल्फा बीटा गामा 3 एंगल है जो एक लाइन तीनों एक्सिस से बनाती है। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है, आपको
याद रखना है। डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम वन होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, या कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है। अब तीनों कॉस को साइन बना लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तीनों 1 का सम 3 हो गया, अलग कर लेंगे, तीनों माइनस साइन में से माइनस कॉमन ले लेंगे, 3 उधर जाके 1 माइनस 3 माइनस 2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2 आ जाएगा। एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन। हालांकि लास्ट मेरी तरफ से इसमें है, लेकिन आपको एनसीईआरटी से भी एक बार क्वेश्चंस देखने हैं जो एक्सपेक्टेड हैं। इसमें आपको ए डॉट बी, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ए डॉट बी इक्वल टू 0 दिया है और ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 दिया है, और वो पूछ रहे हैं कि व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट ए एंड बी वेक्टर। तो ए डॉट बी अगर 0 है, इसका मतलब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो ये परपेंडिकुलर कंडीशन होती है, तो ए परपेंडिकुलर टू बी। या फिर ये भी हो सकता है कि ए 0, मतलब दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो उनमें से ए 0 है या बी 0 है या दोनों 0 है, और चौथी कंडीशन है कि परपेंडिकुलर। ये हमने वेक्टर में पढ़ा है कि डॉट प्रोडक्ट 0 है तो परपेंडिकुलर भी होता है। अभी तक तो ये पता था कि दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो उनमें से या तो पहला 0 है या दूसरा 0 है या दोनों 0 है, लेकिन अभी नई चीज़ वेक्टर में आ गई कि ए परपेंडिकुलर टू बी, ये भी एक कंडीशन आ गई। तो इस तरह से 4 चीज़ हो गई, या तो ए और बी परपेंडिकुलर है, या ए 0 है, या बी 0 है, या दोनों ए और बी 0 है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 0, इसका मतलब ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट 0 तब होता है जब वो पैरेलल होते हैं, तो ए और बी पैरेलल भी हो सकते हैं, या फिर ए 0 या बी 0 या दोनों 0। अब इन दोनों रिलेशन में ये चीज़ तो कॉमन नहीं हो सकती कि ए और बी परपेंडिकुलर भी हो और पैरेलल भी हो, तो आप लिख सकते हैं ए एंड बी कैन नॉट बी पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टुगेदर। तो बचा क्या, फिर जो कंडीशन बची वो फाइनल आंसर होगा, मतलब ए 0 या बी 0 या बोथ ए एंड बी आर 0, क्योंकि ये चीज़ तो हो नहीं सकती, तो इस चीज़ को हम फाइनल कंक्लूजन लिख देंगे। तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में जो डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स में क्वेश्चन पूछे थे, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, थोड़ा एनसीईआरटी से भी आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन देखना है और उनको भी करना है, तभी आपका कंप्लीट चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा।